भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद कविता की आगे की व्याख्या इस प्रकार है। पहले कविता है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। पिछली कविता में आपने समझा कि कवि की बहन मायके आई है, इसलिए मायके आई बहन के लिए स्वयं कवि ने उस घर को परिताप का घर कहा है। इसलिए कहा है कवि की बहन बड़ी उमंग के साथ अपने मायके आई होगी। उसने सोचा होगा कि घर जाकर सभी भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु आकर जब उसे पता चला होगा कि उसका एक भाई स्वयं कवि जेल में है, घर पर नहीं है, तब उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ होगा। इसी कारण कवि ने पिता के घर को परिताप का घर यहाँ कह दिया है। आगे की पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह बड़ी विवश है, अनपढ़ है, असहाय है। वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मेरी माँ इतनी ममतामयी है। ऐसा कवि कह रहे हैं कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी दुख मेरे निकट नहीं आएगा यदि मैं अपनी माँ के गोद में सिर रख लूं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। अपनी माँ की विशेषताएं बताते हुए कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ की स्नेह की नदी का प्रवाह कारागार में अर्थात जेल में भी मेरी रक्षा कर रहा है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्नेहिल स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे चारों ओर मेरी माँ मुझे स्पर्श करते हुए सहारा दे रही है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। अपने मन की व्यथा को कवि बता रहे हैं कि उनकी माँ का उनके लिए पत्र नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि माँ उनकी पढ़ी लिखी नहीं है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता। यदि वह पढ़ना लिखना जानती तो वह अवश्य ही मेरे लिए पत्र लिखती और मेरे बारे में वह जानकारी जुटाती कि उनका पुत्र भवानी जो अंग्रेजों की कैद में है वह कैसा अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। यहाँ वात्सल्य अलंकार वात्सल्य श्रृंगार है, यह श्रृंगार रस का ही एक भेद है, परंतु यहाँ वियोग वात्सल्य है क्योंकि माँ और पुत्र आपस में बिछड़े हुए हैं, दूर दूर हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, कान में झंझाल रसता। अगली पंक्तियों में कवि स्वयं अपने पिताजी की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कविता में स्पष्ट है कि कवि अपने पिता को बलिष्ठ शरीर वाला और साहसी कह रहे हैं। उनका हृदय बहुत उदार है, अपनी संस्कृति के वह पुजारी हैं, ऐसा कवि ने कविता में कहा है। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अभी ऐसा प्रतीत होता है कि बूढ़े हुए नहीं हैं, जबकि वास्तव में उनके पिताजी वयोवृद्ध हैं। कभी को ऐसा लगता नहीं है कि उनके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि बुढ़ापे में अनेक प्रकार की शारीरिक विकृतियां आ जाती हैं। कवि को लग रहा है कि उनके पिताजी में उस प्रकार की कमियां नहीं आई हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, उनमें आज भी युवाओं के जैसा उत्साह और साहस है। वे पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। वह चाहें तो
अभी भी लंबी लंबी दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद वे चिंता मुक्त रहना जानते हैं। इसलिए विपरीत स्थिति होने के कारण उनका एक पुत्र जेल में होने के कारण भी वह समय समय पर खिलखिलाकर हंस उठते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, ऐसा प्रतीत होता है। यदि मृत्यु भी उनके मार्ग में आकर खड़ी हो जाए तो भी वे हंसकर उसका मुकाबला कर लेंगे। वह उसका किसी भी प्रकार से भय नहीं मानेंगे। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। वे तो सामने आते हुए शेर को देखकर मानो घबराए नहीं। आज भी उनकी आवाज में इतना दम है, बोल बने आवाज, उनकी आवाज में इतना दम है कि उनकी आवाज में कड़कपन और गंभीरता स्पष्ट दिखाई देती है। वे बोलते हैं तो दूर दूर तक उनकी आवाज बादल की गर्जना के समान सुनाई देती है। काम में झंझाल रचता, जिस समय वे किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं या जिस समय वह किसी काम को करने की ठान लेते हैं, चाहे वह कितना भी जटिल हो, तो उस समय उनकी स्फूर्ति और अधिक बढ़ जाती है, मानो वह एक चुस्त शरीर वाले युवा हो जाते हैं।